हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिस्कवरी या फिर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि सेक्शन 162 ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट इवन दो वो पुलिस सामने दिए जाएं तो वो एडमिसिबल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है वो कौन से वो एविडेंसेस होते हैं, वो कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो एडमिसिबल होते हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन ग्राउंड होता है। ठीक है, पर उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस को मिस ना करें। फर्दर मोर आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सो दैट आप और इस तरह के वीडियोस को मिस ना करें। अब डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब हमें इस चीज का जवाब मिलता है एविडेंस एक्ट से, क्योंकि हमने सेक्शन 162 में देखा था कि जो भी स्टेटमेंट जो कि फॉल करते हैं विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो सारे के सारे एडमिसिबल बन जाएंगे इवन दो पुलिस के सामने दिए गए। तो हमें समझना पड़ेगा भाई कि सेक्शन 27 कहता क्या है। पर उससे पहले हमें कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एविडेंस एक्ट के जो इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है और वो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन 24, confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceedings। ठीक है, तो कोई भी कन्फेशन जो कि अक्यूज्ड पर्सन से लिया जा रहा है वो इररेलेवेंट होगा किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, अगर वो कन्फेशन लिया गया है बाय वे ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ठीक है, पर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किस रेफरेंस में हो, रेफरेंस हर तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से कोई स्टेटमेंट लिया गया उसको नहीं मान लिया जाएगा 24 में इररेलेवेंट। वो कब माना जाएगा, जब वो रिलेट करता हो विद द चार्ज दैट इज मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, और वो जो इंड्यूसमेंट हो रही है, थ्रेट हो रही है, प्रॉमिस हो रही है, वो कोई ऐसा पर्सन दे हु इज इन अथॉरिटी। ठीक है, हुज इन अथॉरिटी, और वो थ्रेट प्रॉमिस सफिशिएंट होना चाहिए कोर्ट की नजरों में। कहा किसकी नजरों में सफिशिएंट चाहिए, कोर्ट की नजरों में सफिशिएंट होना चाहिए टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड विच वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग कि उससे उसका कोई फायदा हो जाएगा। अगर अक्यूज पर्सन को ये लग रहा है कि उससे उसका फायदा हो जाएगा और इस बस इसी रीजन की वजह से वो उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में फंस करके उसने स्टेटमेंट दे दी, और ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस हुआ है ये किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने उसके किया है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज अगेंस्ट हिम, तब वो स्टेटमेंट जो उसने कन्फेशन दिया है वो इररेलेवेंट बन जाता है। ठीक है, 25, अब 25 जनरल रूल बताएगा। ठीक है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, यही जो 162 में हमने देखा था कि भाई अगर कोई पर्सन अपने अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अपने अगेंस्ट में कन्फेशन कर रहा है पुलिस के सामने, तो वो प्रूफ नहीं किया जाएगा, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 26 देखते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं, डिटेल में हम डिस्कवरी स्टेटमेंट समझेंगे जो कि 27 में आएगा। उससे पहले ये छोटे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए आपको बता दिया जा रहा है जल्दी जल्दी। फिर 26, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, ठीक, पिछला वाला मेड टू पुलिस ऑफिसर, इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट 25 में कि पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट दिया जाए, पुलिस ऑफिसर को भी स्टेटमेंट दिया है भले कस्टडी में नहीं दिया है, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब ये कस्टडी की बात करता है, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while in custody of police officer unless it be made in immediate presence of magistrate। मैजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस पे हमने पढ़ा था कल की वीडियो में, सेक्शन 164 में मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में स्टेटमेंट दी गई है तो वो रेलेवेंट होगी, वो आप प्रूफ कर सकते हैं। बट अगर कोई भी चीज जो पुलिस कस्टडी में बोली जा रही है वो रेलेवेंट नहीं होगी। और एक और बात ध्यान रखिए, क्या लिखा है, नो कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन व्हाइल ही इज इन पुलिस कस्टडी, इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस कस्टडी के अंदर है, तो ये नहीं लिखा है कि उसने वो स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर को दिया पुलिस कस्टडी में तब वो बस तब वो इररेलेवेंट रहेगा, नहीं। इवन अगर वो मान लो पुलिस कस्टडी में है, कोई और पर्सन है जेल के अंदर है, उसको भी उसने कोई स्टेटमेंट दे दी, दैट इज ऑल्सो इररेलेवेंट। कोई डॉक्टर आया उसको चेक करने, उसने उसको कुछ स्टेटमेंट दे दी, दैट इज ऑल्सो इररेलेवेंट। इसका रेलेवेंसी क्या है, ये आपको कई केस लॉस मिल जाएंगे जिसमें ऐसा हुआ है
कि डॉक्टर ने आया मेडिकल चेक करने के लिए, डॉक्टर ने बातों बातों में उससे बातें निकलवा ली अक्यूज पर्सन से। अब पुलिस ने डॉक्टर को लेते आई एज विटनेस कि यार इसने तो मेरे से जब पुलिस कस्टडी में था वैसी ऐसी बातें बोली थी। बट दैट हैज नो रेलेवेंसी, दैट इज टोटली इररेलेवेंट, कुछ भी बोला हो, बिकॉज ही वाज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। किससे बोला है ये रेलेवेंट नहीं है, कस्टडी में होते वक्त बोल रहा है ये रेलेवेंट है। ठीक है, अब ये छोड़ दीजिए, एक्सप्लेनेशन कोई ज्यादा फायदे का नहीं है, इससे काम का नहीं है। 27 जिसके लिए हम ये वीडियो पूरा बना रहे हैं। हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज मे बी प्रूफ। अब क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनरेलेवेंट कर दी जाएगी? नहीं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि रेलेवेंट भी मानी जाएगी। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्रोवाइडेड दैट when any fact is deposed as discovered in consequence of information received. Fact is deposed to as discovered in consequence of information received from person accused of any offense in the custody of police officer. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proof. ठीक है, इसीलिए ये देख रहे हैं डिस्कवर्ड वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसको डिस्कवरी स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दोनों बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजिंग लैंग्वेज तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर वो पर्सन, इवन वो पुलिस कस्टडी में अगर है, उस वक्त भी अगर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, भले वो कन्फेशन का अमाउंट करता हो या ना करता हो, वो इररिलेवेंट है, उसका स्टेटमेंट बस देखा जाएगा। ठीक है, तो कन्फेशन भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं भी हो सकता है, दैट विल नॉट हैव एनी रेलेवेंस। ठीक है, अगर उसके उस स्टेटमेंट देने से कोई ऐसा फैक्ट जो डिस्कवर हो जाता है, पहले से पता नहीं था, पर जस्ट बिकॉज इसने वो चीज बताई थी वजह से वो फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, देयर वाज नो अदर वे दैट फैक्ट कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द पुलिस, दैट फैक्ट विल अमाउंट टू अ डिस्क्लोजर या फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट एंड दैट वुड बी रेलेवेंट, दैट मे बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये अभी श्रद्धा वालकर का केस हुआ। ठीक है, अब जो अक्यूज्ड है उसने बॉडीज के कई टुकड़े करके बॉडी को जंगल में फेंक दी। अब भाई किसी को नहीं पता बॉडी जंगल में कहाँ पे फेंकी है, कौन सी जगह है, क्या है, किसी को ये भी नहीं पता कहाँ फेंकी थी पहले तो। ठीक है, जब तक वो आदमी खुद से नहीं बताएगा कि जनाब मैंने ये डेड बॉडी को काट करके ये जंगल में जो इस रास्ते पे पड़ता है, जो कि इधर से इतना किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आके फेंकी। ठीक है, और जब उसने स्टेटमेंट दिया उसके बाद पुलिस वाले उसको ले करके गए, पुलिस वाले उसको ले करके गए, और अगर उसकी निशानदेही पे उसी वक्त वो चीज वहीं से डिस्कवर हो जाती है, वहीं से वो चीजें बॉडी पार्ट मिल जाते हैं, तब वो स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट या फिर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बन जाता है, नहीं तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि फर्दर और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने देखी होगी फिल्म तलवार, जिसमें इरफान खान जी थे, अब उस फिल्म में आरुषि तलवार के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके फादर का ये स्टेटमेंट रहता है कि मैंने गोल्फ स्टिक से अपनी बेटी को मारा, और उसके बाद मैंने गोल्फ स्टिक फॉल सीलिंग के ऊपर इधर करके छुपा दी। अब भाई किसी को नहीं पता था उससे पहले, और फॉल सीलिंग तो बहुत बड़ी थी, कहाँ पे छुपाई, किस जगह पे। तो पुलिस वाले उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उनको ले करके जाते हैं, ठीक है, उसके घर में, और वो अपने घर में खुद उस जगह पे वो फॉल सीलिंग का हटा करके वहां से वो वॉल स्टिक निकाल करके देते हैं। ठीक है, तभी इस वजह से वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि मैंने उसको उससे मारा, मैंने वो गोल्फ स्टिक वहां पे छुपा दी, मैंने वो गोल्फ स्टिक कहाँ पे छुपा दी, मैंने उसको इस चीज से मारा, ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं हुआ। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बस कितना हुआ कि मैंने गोल्फ स्टिक यहाँ पे रख दी भाई। ठीक है, और वो गोल्फ स्टिक वहीं से फाइनली मिल गई, तो दैट विल अमाउंट टू द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि अब अगर मान लीजिए मैंने किसी को बंदूक से गोली मारी, और जाके मैंने बंदूक एक जगह पे प्रॉपर एक जगह पे दफना दी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पार्क में गड्ढा खोदा, दफना दिया। भाई इतना बड़ा पार्क, इतना बड़ा पूरा शहर, किसको पता कहाँ पे है? पुलिस को ऐसे नॉर्मली तो नॉलेज हो नहीं सकती है भाई कहाँ पे है, जब तक मैं खुद ना बताऊं। ठीक है, अनलेस कोई विटनेस देखा हो तो अलग बात है, पर मान लीजिए कोई कुछ नहीं देखा है, मेरे बताने भी तो पुलिस को नॉलेज हो पाएगी। तो अब मेरे को पुलिस ने पकड़ा, मैंने बहुत सारी बातें बोली कि हाँ साहब मैंने पहले गोली मारी, मेरे से ऐसी दुश्मनी थी, ये था वो था ऐसा था, बहुत कुछ मैंने बोला। पर मैंने ये भी बोला कि मैंने उसको मार करके ये फलाना फलाना पार्क था, ये सो एंड सो पार्क था, मैं वहां पे गया, उसमें इस पेड़ के नीचे में
ठीक है, सेंट सेबास्टियन गार्डन में डब्लू के नीचे में मैंने खोद करके वो बंदूक दफना दी भाई। ठीक है, पुलिस वाले लेके अच्छा चलो बताओ। अब पुलिस वाले एक बात ध्यान रखिए, ये प्रोसीजर कहता है कि पुलिस वाले अकेले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है ना यार, पुलिस वाले वहां पे प्लांट कर दें। इसलिए तो कन्फेशन को नहीं माना जाता है पुलिस सामने, की पुलिस प्लांट कर सकती है चीजें। पुलिस वाले अपने साथ में 50 ले जाएंगे। 50 क्या होते हैं? रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, जो ना अक्यूज की तरफ से ना पुलिस की तरफ से, जिनकी रेप्यूटेड मेंबर्स हैं जो सोसाइटी के, उनके साथ में जाएगी। मैं वहीं पे जाऊंगा उस जगह पे, वहां पे जाकर के खोद करके वो बंदूक अपने हाथों से निकाल के दूंगा। तो मेरा बाकी स्टेटमेंट किसी काम का नहीं है, पर मेरा जो इतना स्टेटमेंट है कि मैंने गन बंदूक को यहाँ पे दफना दिया था, सेंट सेबेस्टियन गार्डन में डब्ल्यू दफना दिया था, ये चीज पुलिस मेरे अगेंस्ट में यूज कर सकती है। और इसी को डिस्क्लोजर या फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट बोला जाता है। और कुछ भी मेरा बोला हुआ रेलेवेंट नहीं होगा, और कुछ भी मेरा बोला हुआ पुलिस प्रूफ नहीं कर सकती है मेरे अगेंस्ट। आई होप समझ में आया हो क्या होते हैं डिस्क्लोजर डिस्कवरी स्टेटमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि और लोगों को हमारे बारे में पता चले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।